बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बारे में है और किस तरह हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव से रिसर्च क्वेश्चंस बना सकते हैं। So let us start understanding about research objectives. रिसर्च ऑब्जेक्टिव पहला फेज़ नहीं है। पहला फेज़ हमारा रिसर्च में रिसर्च प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन है और जब हम किसी भी रिसर्च टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको चूज़ करते हैं, फिर उसके बाद उस रिसर्च के कुछ मकासद हो सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ पर्पस होगा। इसलिए तो हम उस रिसर्च को करने की कोशिश करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव ना हो तो आपका रिसर्च भी नहीं होगा। तो लिहाजा रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट फेज़ है वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को लिखना है और उसको डिफ़ाइन करना है कि इस पर्टिकुलर रिसर्च में हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। और चूँकि डिफरेंट रिसर्चर्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे वो काम करते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्टिव भी हर एक के डिफरेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हम क्यों बनाते हैं। सो एवरी रिसर्च हैज़ सम ऑब्जेक्टिव्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड दिस इज़ द पर्पस ऑफ ऑल रिसर्चेस बिकॉज नो रिसर्च इज़ पर्पसलेस और यूजलेस। तो अगर कोई भी रिसर्च आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव ज़रूर होने चाहिए, इसलिए तो वो रिसर्च परफॉर्म हो रही है। Without objectives, research is useless. Remember, you cannot move unless you set the objectives, and the objectives are possible after the identification of a problem. Research objectives are specific actions required to achieve the purpose. यहाँ पे मैंने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये स्पेसिफिक एक्शंस हैं, वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिफाइन एक्टिविटीज़ जो कि हम परफॉर्म करते हैं और उसका मकसद क्या होता है कि टू अचीव अवर रिसर्च पर्पस, टू गेट द एम ऑफ अवर रिसर्च। जो हमारी रिसर्च के मकासद हैं उनको हम हासिल कर सकें। तो उनको हासिल करने के लिए हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज़ हम तजवीज़ करते हैं, हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, तो वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। सेकंड लाइन है फॉर डेफिनेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर, कंसाइज एंड डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट टू इन्वेस्टिगेट द डिजायर्ड वेरिएबल्स। इस पैरे के मुताबिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्लियर और कंसाइज स्टेटमेंट्स हैं कि उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, बहुत क्लियर हो और कंसाइज हो, हम उसको ब्रीफ रखते हैं और डिक्लेरेटिव फॉर्म में हम उसको अक्सर लिखते हैं। कुछ जगहों पे ये भी हम देख लेते हैं कि बच्चे उसको क्वेश्चन की फॉर्म में ले जाते हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन की फॉर्म में ले गए हो और कुछ रिसर्चर इस तरह कर भी लेते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है ऑब्जेक्टिव को स्टेट करने का। अगर आपने ऑब्जेक्टिव को स्टेट करना हो तो हम उसको डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में या डिक्लेरेटिव फॉर्म में उसको लिखते हैं रादर देन हम उसको क्वेश्चन की फॉर्म में ले जाएं। अगर आपने ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन की फॉर्म में ले गए तो फिर उसके बाद इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं जिसके ज़रिए हम जो भी हमारी डिज़ायर्ड वेरिएबल्स हैं, जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं हमारी स्टडी में, हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो रिमेंबर, ऑब्जेक्टिव में हमारे वेरिएबल्स भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं और इसीलिए हम इसको ज़्यादा हेल्पफुल समझते हैं अपनी रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए। तो रिमेंबर, कोई भी स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बगैर पॉसिबल नहीं है। और आपको मैं एक बात ये भी बता दूं कि जब भी थीसिस या डिसर्टेशंस के डिफेंसेस होते हैं तो अमूमन जो एवेल्यूएटर्स हैं दे दे फर्स्टली गो टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स। वो ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं आफ्टर गोइंग टू द टाइटल, सो दे गो टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स कि इस रिसर्च में जो रिसर्चर है या जो भी स्टूडेंट है उसने क्या ऑब्जेक्टिव हासिल किए हैं, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है और क्या उसने आखिर में ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर भी लिए हैं कि नहीं किए। तो ऑब्जेक्टिव्स हेल्पफुल होते हैं आपकी रीडर के लिए भी, आपकी
आपके अपने लिए भी, एंड इट्स आल्सो हेल्पफुल फॉर everyone who are interested in the research as a whole. The need of research objectives. The slide is about why we require research objectives in our research. इसको हम पहले बता भी चुके हैं कि there is no activity possible without research objectives, and the researcher will not move in any direction unless he sets research objectives. अगर मैं नीड कह रहा हूँ तो मैं इसको इम्पोर्टेंस भी कह सकता हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, या सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, या यूजेज ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, और आई कैन से द एडवांटेज ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं तकरीबन आपके आपको एक ही आंसर दे रहे हैं, एंड दे आर: नंबर वन, इट provides focus on the study. It provides direction to the study. It helps in avoiding the collection of data which are not relevant. It organizes the study in clearly defined parts or phases, and it facilitates the development of research methodology. So what we mean by all these paragraphs? So the first is it provides focus on the study. कि अगर आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाए हों तो ये रिसर्चर को फोकस रखता है, उससे पता है कि उसने कौन सी चीज़ों को फाइंड करना है, उसके कौन से वेरिएबल्स हैं, उसकी कौन सी बाउंड्रीज हैं जहाँ पे उसने काम करना है. तो ऑब्जेक्टिव्स में चूंकि सारी चीज़ें उसने स्टेट की होती हैं कि जो चीज़ें उसने हासिल करने हैं या जो टारगेट्स उसने अचीव करने हैं वो उसमें मैंशनड है, लिहाजा इट इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फोकस ऑन द पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी. एंड सेकंड, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू स्टडी. तो जिस तरह पहले बताया जा चुका है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइंड हो तो वो रिसर्चर्स को रास्ता प्रोवाइड करते हैं, वो उसको गाइड करते हैं कि उसने किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे उसने उन वेरिएबल्स के लिए काम करना है और उनको आइडेंटिफाई करना है या मेजर करना है, और फिर कैसे वो वहाँ से अपना रिजल्ट निकाल सकता है. इसी तरह वो आपकी टाइम सेविंग भी करता है, आपके जो रिसोर्सेज हैं उसको भी सेव करता है, क्योंकि जो चीज़ें आपकी रिसर्च में नहीं हैं तो आपने वो डेटा हासिल करने की कोशिश भी नहीं करनी है. देयर इज़ नो नीड फॉर स्पेंडिंग टाइम, एफर्ट्स एंड एनर्जी ऑन डेटा विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय योर ऑब्जेक्टिव्स. तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में जितनी भी चीज़ें आपने मेंशन की हैं, डिफाइन की हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स आपको फोकस रखता है, रिसर्चर्स को गाइड करता है कि उसने कौन कौन सी चीज़ों को लेके उसके ऊपर काम करना है, और जो चीज़ें उसकी ऑब्जेक्टिव से हटके हैं तो लिहाजा उस पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी. और अमूमन हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी ऐसा डेटा लिया होता है जो कि उस रिसर्च के साथ उसका ताल्लुक़ नहीं होता, जो कि बेसिकली आप कह दो कि द डेटा इज़ नॉट वेरी मच हेल्पफुल. कुछ रिसर्चर्स ऐसे भी करते हैं कि वो अपनी डेटा जब वो कलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो साथ में मज़ीद कुछ सप्लीमेंटेड डेटा भी ले लेते हैं, क्योंकि उनका पर्पस एक लार्जर रिसर्चर फ्रेमवर्क होता है कि इस रिसर्च के अलावा they are also trying to get some more information about another sub research which may be linked or which may not be very much linked. तो उसमें भी इश्यूज हैं कि कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर आपकी जो रिसर्च है आप उस पर फोकस करें और आप उसी के लिहाज से डेटा कलेक्ट करें जो कि आपको उसकी ज़रूरत है. जब आप सैंपल से दूसरा डेटा लेंगे जो कि उससे रेलेवेंट नहीं है तो एक तो वो डिस्ट्रक्शन जो है ना वो कॉज करेगा, एंड जो कलेक्शन ऑफ रिलायबल डेटा है फ्रॉम द सैंपल, तो वो वहाँ पे ज़रा सा उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो कम हो जाती है. तो लिहाजा फोकस करें कि आपका जो भी लिमिटेड डेटा है आप वो सैंपल से ले लें, और ज़्यादा डेटा लेंगे तो उसमें ज़ाहिर बात है डिस्ट्रक्शंस और डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि आपके डेटा को या जो उसकी क्रेडिबिलिटी है उसको मुतासर कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज़ इट ऑर्गेनाइज द स्टडी इन क्लियरली डिफाइंड पार्ट्स और फेजेस. तो ज़ाहिर बात है ऑब्जेक्टिव आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपने कौन सी चीज़ें या कौन से टारगेट्स अचीव करने हैं, तो आप उनको फर्दर मज़ीद कंपोनेंट्स में डिवाइड करके फेज़ बाई फेज़ आप
मूव करके उस डेटा को या जो भी आपकी रिसर्च है उसको आप कंडक्ट कर सकते हैं। एंड इट फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। रिमेंबर, जब आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को लिखते हैं और उसको डिफाइन करते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव से क्लियरली नज़र आ जाता है कि आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी किस टाइप की होगी। तो remember, these objectives also help in giving clues about the different type of research methodologies that the researcher may likely be undertaking to achieve those targets. Now let us understand about the characteristic of objectives or the features of research objectives. तो इसमें नंबर वन हमारे पास ये है कि द रिसर्च ऑब्जेक्टिव मस्ट अग्री विद द टाइटल, with the problem and with the purpose। कि आपके जो भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हों तो वो आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है या जो आपका टॉपिक है, टाइटल है, तो उसके साथ वो मैच हो रहा हो। आपका वो जो लार्जर पर्पस ऑफ रिसर्च है या एम ऑफ रिसर्च है, आपके ऑब्जेक्टिव उनके साथ एग्रीमेंट में हो, उनके साथ मैच हो रहे हो। ये बहुत ही ऑकवर्ड है और रॉन्ग है कि अगर आपका टॉपिक कुछ और है और आपके ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स आपके टॉपिक को या आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको कैटर नहीं कर रहे, उसके साथ मैच नहीं हो रहे, तो उन ऑब्जेक्टिव्स का कोई मकसद नहीं है, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। दे आर गिविंग यू दे आर मूविंग यू टूवर्ड्स द रॉन्ग डायरेक्शन। और हमेशा ये भी एक प्रॉब्लम होती है हमारे जो रिसर्च थीसिस हैं या रिसर्च रिपोर्ट्स हैं या डिसर्टेशंस हैं कि जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं दे आर नॉट सम टाइम मैचिंग विद द टाइटल और विद द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। सो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट एफर्ट कि जो भी हमारी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम कैसे लिखें। उसको लिखने के लिए हमारे पास जो हमारा टॉपिक है या जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उनको सामने रख के हम अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को लिखेंगे कि ये जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है इसको मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, कौन से सैंपल मेरे पास यहाँ पे इन्वॉल्व है, उनसे मैंने कौन से वेरिएबल्स पे डेटा कलेक्ट करना है। तो उन चीज़ों को आप अपने जहन में रख के आप अच्छे रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। फिर सेकंड है कि इट कंसिस्ट ऑफ वन इन्फिनेटिव सेंटेंस एंड शुड बी पॉसिबल टू ड्रॉ कंक्लूजन। कि हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसमें एक ही सेंटेंस हो और सेंटेंस हमेशा हम शुरू करते हैं इन्फिनेटिव सेंटेंस से। इन्फिनेटिव सेंटेंस से मुराद ऐसा सेंटेंस जिसके शुरू में टू आता हो और फिर टू के बाद हम वर्ब को डालते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक एक्शंस हैं तो एक्शंस के लिए हमने वर्ब का इंतखाब करना है। So therefore we start our sentence with to and then we put a verb and then we make only one sentence for one objective। तो अगर हमारे पास किसी भी रिसर्च में तीन या चार ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं तो हमारे तीनों या चारों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टू से स्टार्ट होते हैं और हमारे हर एक ऑब्जेक्टिव में हमारे पास एक ही एक्शन होना चाहिए। अमूमन लोग ये गलती कर लेते हैं कि वो एक ही सेंटेंस में दो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि गलत है। तो आप जो सेकंड वेरिएबल है उसको दूसरे ऑब्जेक्टिव में रख दें, तो देयर इज़ नो नीड फॉर मेंशनिंग ऑल योर वेरिएबल्स ओनली इन वन लाइन। So you can go towards second objective or you can also go towards the other objective as well. So and it should be possible to draw a conclusion कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ हो सकता हो, जिसका मतलब ये है कि आप उसको मेजर कर सकते हो, आपके लिए वो प्रैक्टिकेबल हो, वो अचीवेबल हो। तो अचीवेबल होने के बाद आप उससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपका ऑब्जेक्टिव अचीवेबल नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल, देयरफॉर यू विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ अ कंक्लूजन। द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स शुड बी लेस इन नंबर्स। और अब ऑब्जेक्टिव्स कितने होने चाहिए उसमें भी काफ़ी तजाद है, क्योंकि रिसर्चर्स ज़ाहिर ही बात है इसी से हमारी रिसर्चेस की ग्रोथ होती है कि देयर इज़ दिस कंट्रोवर्सी, देयर इज़ दिस डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस एंड देन दे प्रोवाइड फर्टाइल ग्राउंड फॉर फर्दर रिसर्च। कुछ के मुताबिक एक मेन ऑब्जेक्टिव और कुछ सब ऑब्जेक्टिव्स
पॉसिबल हैं कि वो आपकी एक अच्छी रिसर्च प्रोसेस को बना दें। तो अमूमन हमारी कोशिश ये होती है कि ऑब्जेक्टिव्स कम हों। नॉर्मली 3 to 4 ऑब्जेक्टिव्स हम हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स में या हमारी थीसिस में आ जाते हैं। कुछ जगहों पे लोग 5-6 भी लिख लेते हैं, लेकिन वो फिर ज़रा सा ज़्यादा हो जाता है। अगर रिसर्चर्स ज़्यादा ब्रॉड नेचर की है तो फिर वहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगेन डबल फिगर में रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का जाना बहुत ही ऑकवर्ड है और बहुत ही स्ट्रेंज है। Objectives should be presented briefly and concisely. Remember, आपका सेंटेंस भी एक ऑब्जेक्टिव में, and they should be brief and concise. They should be very clear and they should be short and brief ताकि उसको अंडरस्टैंड करने में कोई मसला ना आए। And the last one is which is very important that objectives should use action verbs. कि हमारे जो भी इन्फिनेटिव में हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक्शन वर्ब्स का इंतखाब करना है। एक्शन वर्ब्स कौन से वर्ब्स हैं? एक्शन वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक्टिविटीज़ को जाहिर करते हैं कि रिसर्चर या जो भी डूअर है वो किसी एक एक्शन में इन्वॉल्व है, वो किसी एक्टिविटी में, किसी प्रैक्टिकलिटी में इन्वॉल्व है। तो ऐसे वर्ब्स का हम इंतखाब करते हैं अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में, ताकि वहाँ से नज़र आए कि दिस ऑब्जेक्टिव इज़ अचीव्ड through a particular course of action. Now let us understand about what are those action verbs. So I am giving you some examples of action verbs which are strong verbs and they represent activities on the part of researcher. So verbs like to assess, to identify, to find out, to determine, to compare, to calculate, to analyze और इस तरह हमारे पास बाकी भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दे आर स्पेसिफिकली indicating different kind of practices or actions by the researcher and therefore they are more forceful and more meaningful. स्टूडेंट्स आपको ऑब्जेक्टिव के हवाले से एक और भी टर्म मिलेगी और वो है स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। आखिर स्मार्ट ऑब्जेक्टिव से मुराद क्या है? या हमें सुनने को मिलता है कि द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। तो व्हाट वी मीन बाय स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स? So actually SMART is an acronym where every letter in this word stands for a particular word. अगर मैं इसको define करूँ तो S means specific, which means that the objective should be specific, they should be well defined, they should be brief and concise और वहाँ से clear नज़र आ रहा हो कि हमने क्या या कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है या उस पर हमने काम करना है। फिर M से measurable, जिसका मतलब ये है कि आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं दे आर मेजरेबल एंड यू कैन फाइंड देम आउट, यू कैन कैलकुलेट देम। A for achievable, which means that the objective should be achievable, they should be attainable, they should be practicable. तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो कि आप अचीव नहीं कर सकते हो तो उसको फाइंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आर से मुराद रियलिस्टिक, कि आपके ऑब्जेक्टिव्स रियलिस्टिक हो, वो आइडियलिस्टिक ना हो, आपके टारगेट्स क्लियरली नज़र आ रहे हों कि वो आप हासिल कर सकते हैं और वो प्रैक्टिकेबल है। और टी से मुराद है टाइम बाउंड, कि आपके ऑब्जेक्टिव्स एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आप उसको हासिल कर सकते हो। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जिनके लिए आप टाइम फ्रेम नहीं रखते या टाइम फ्रेम नहीं बनाते तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स वीक हो जाते हैं। तो हमेशा हमारी कोशिश ये भी होती है कि अच्छे ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम उनकी टाइम जो विद इन टाइम हमारे पास अलॉटेड है उसी के अंदर अंदर हमने कोशिश करनी है कि हम उस ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें। और कुछ जगहों पे रिसर्चर्स बाकायदा टाइम को मेंशन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। इसमें भी काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं कि कुछ जगहों पे ऑब्जेक्टिव्स के साथ टाइम को लिख दिया जाता है कि कितने टाइम फ्रेम में हम उसको हासिल करते हैं और अक्सर ये भी होता है कि हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स में या थीसिस में टाइम जो मेंशनिंग ऑफ टाइम है उसको नहीं लिखा जाता। तो एक्चुअली वो जितने भी हमारी थीसिस हैं
वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए ऑलरेडी सैंक्शन होते हैं, और उसकी उसमें मेंशन, बाकायदा प्लान में मेंशन होता है कि कितने टाइम में इस रिसर्चर को कंडक्ट किया जाएगा। तो उस हवाले से भी फिर ये कुछ जगहों पे लोग टाइम मेंशन कर लेते हैं, कुछ जगहों पे टाइम मेंशन नहीं करते। आपको ये मज़ीद क्लियर होगा व्हेन वी गो टूवर्ड्स द एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। Let us try to understand objective from an example. टॉपिक है ऑफ द रिसर्च के इफ़ेक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। इस टॉपिक में हमारे जो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो आई एम जस्ट सजेस्टिंग अ फ्यू ऑब्जेक्टिव्स रैंडमली, एंड द पर्सन undertaking this type of research may go with some different kind of objective as well. तो यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्टिव्स होली एक रिसर्चर की अपने क्रिएशन है कि वो किस तरह एक रिसर्चर को परफॉर्म करता है, तो लिहाजा यहाँ पे मैंने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स। So the first objective on this topic may be to explore students' use of social networking websites. क्योंकि टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि इफ़ेक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स ऑन स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो अगर आपने इफ़ेक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स देखना है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, उसके लिए जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, जो आपके पास करने की काम है, कि एक तो आपको ये फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो आपने उसका जो एक्सटेंट है या जो अमाउंट ऑफ यूज़ है वो भी तो फाइंड करना है। तो उसके लिए आपके पास एक वेरिएबल यहाँ से नज़र आ रहा है। दूसरा, आपको स्टूडेंट्स से एकेडमिक परफॉर्मेंस भी चाहिए। तो दूसरा वेरिएबल आपका क्या है कि आपने बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस भी मेजर करनी है। तो द फर्स्ट इज़ टू एक्सप्लोर स्टूडेंट्स यूज़ ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, जिसको आप फर्दर जाके इन द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट इन ईच डे इस तरह आगे मज़ीद लिख सकते हैं। फिर सेकंड है टू मेजर स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस, और ये मज़ीद मैंने इसको आगे स्पेसिफाई की कि यू स्टिल हैव टू फर्दर स्पेसिफाई कि टू मेजर स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस एट व्हाट लेवल, जो भी उसका लेवल है, और या कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप उसको लेना चाह रहे हो, तो वो यहाँ पे हम आगे मेंशन कर लेते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव क्लियरली हो। क्योंकि एकेडमिक परफॉर्मेंस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स आएंगे, तो आ, कुछ रिसर्चर्स, ज़ाहिर बात है डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर कि वो एक सब्जेक्ट लेता है जिसमें वो उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना चाहता है, या वो ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारों में देखना चाहता है। तो अगेन दिस इज़ द रिसर्चर प्रेरोगेटिव कि वो कौन से वेरिएबल को चूज़ करता है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहे हैं किस तरह। दो ऑब्जेक्टिव्स हमने बना दिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और the third objective from the same topic is to find the relationship between social networking websites and academic performance, कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का और एकेडमिक परफॉर्मेंस का आपस में क्या रोल है, क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ से हमें उसका इफ़ेक्ट नज़र आ जाएगा। यहाँ पे डब्ल्यू की बजाय मैंने एस लिख दिया है, तो फॉर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, सो देयर इज़ अ स्मॉल मिस्टेक, सो यू कैन जस्ट करेक्ट दिस और वाइट दिस मिस्टेक। आप क्लास आपके लिए करने का काम है कि आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है फॉर यूर फर्दर कंडक्शन ऑफ रिसर्च, आप उसके ऑब्जेक्टिव्स बना दो। एंड आई वुड लाइक कि आप ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी अपने टॉपिक को मद्देनज़र रख के बनाओ, उसको सामने रख के बनाएं, एंड दे शुड बी फॉलोइंग ऑल द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। लेट अस डू सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। और जो लेफ्ट कॉलम है इसमें हमारे पास कुछ इनकम्प्लीट ऑब्जेक्टिव्स हैं, और राइट कॉलम में द सेम ऑब्जेक्टिव्स आर रिटन in a more defined form and in a more complete form. The first objective, which is stated on the left column top, it is to study employee motivation of Coca-Cola.
So you can see that that's very brief, and it is not giving us complete information what the researcher is trying to find out. मतलब एम्प्लॉय मोटिवेशन आपने फाइंड करनी है, लेकिन क्यों फाइंड करनी है, किस वजह से फाइंड करनी है, और कहाँ पे करनी है। मतलब कोका कोला फैक्ट्री मेंशन है, लेकिन कहाँ पे, बिकॉज देयर आर सो मैनी कोका कोला फैक्ट्रीज और आउटलेट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। Therefore, this objective is not a good objective. A better form of writing this objective may be to find or to study the impact of management practices on the level of employee motivation. कि यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय मोटिवेशन को मेजर करना है, लेकिन क्यों मेजर करना है, किस वजह से मेजर करना है, बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। कि if the management practices are changing, so what is happening to the level of employee motivation. So this is a good objective in which I am also identifying the variable, that what variable is causing the motivation level to vary at Coca-Cola US by December 5, 2018. तो यहाँ पे लोकेशन भी मेंशन कर ली है कि जो आउटलेट इन यूनाइटेड स्टेट है, and there is also mentioned in this year this particular motivation level is found due to the management practices. So this is a better objective as compared to the first one. The second example is analyze the impact of social media marketing on consumers' attitude. The better way to write this is to analyze the impact of social media marketing on the consumer attitude in Royal Town. So I have mentioned the place as well, and this makes it more defined and more clear that I am interested in finding the consumer attitude in a particular location of Royal Town, and here I have avoided the time frame. अगेन जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ पे इश्यूज हैं, कुछ के मुताबिक you can define and set the limit, and some studies do not think it as very necessary, and therefore they just do not mention the time frame. The last one is finding about time management used by health counselors. uh, Again, this is very vague and not clear. To make it more clear, let us look at the right column. To explore time management strategies in clinics used by health counselors in Lahore. So I'm basically interested in finding or exploring the time management strategies used in clinics. So how the health counselors are using the time management in clinics in Lahore. So I have mentioned all the details here. Also please mention the place, and also explain the time management strategies in clinics. So these are some of the examples of writing good objectives. And with this we come to the end of this topic. I advise the students to practice with writing research objectives. Remember, research objectives are a very important activity in all research proposals and research writing. So the practice with research objectives will make you more improved and refined in conducting any research. I wish you good luck. Allah Hafiz.